सूरज आसमान में तमतमाया खड़ा था। ज़मीन पर पैर रखना भी जैसे आग पर चलने जैसा हो गया था। हवा नहीं थी, बस एक खामोशी जो गरीबों के घरों में पसीने की बू से भरी थी। गांव के कोने में एक पुरानी झोंपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, टूटे छप्पर के नीचे बैठना अपने बेटे की पीठ पर हाथ फेर रहा था। वो आदमी था मुकेश, गांव का सबसे ईमानदार, सबसे मेहनती, लेकिन सबसे गरीब इंसान। ये सूरज जैसे हर रोज मेरी ईमानदारी को भूं देता है, लेकिन क्या करूं? माँ के संस्कार यही थे, जो भी मिले मेहनत से मिले, सच्चाई से मिले। तभी पानी की बोतल लेकर उसकी पत्नी आती है। थोड़ा पानी पी लो, आपका चेहरा तो लाल पड़ गया है। इतनी गर्मी में भी काम कर रहे हो। खेतों में बी तो बो दिया है, पर पानी समय से न मिला तो खेत बर्बाद हो जाएंगे। आसपास की सभी नहरें, कुएं और तालाब सूख गए हैं। अब खेतों में पानी कहां से दूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। आप क्यों नहीं बगल के खेत में कुआं खोद लो। तुम सही कह रही हो, मैं कल से ही कुएं की खुदाई में लग जाऊंगा। उसी गांव में मुकेश का छोटा भाई रहता था, जो दूसरों से बेईमानी करके अपने महल जैसा घर खड़ा कर रखा था। जितना वो बेईमान था, उतना ही दिल का वो खटूर था। देख सुरेश, गांव में सबसे बड़ा दूध का ठेका मैंने ले लिया, और वो भी मिलावट वाले पाउडर से दूध बनाकर कोई पकड़ भी नहीं सकता मुझे। पैसे कमाने का असली तरीका यही है, दिमाग और चालाकी। पर भाई, तेरा भाई तो आज भी खेतों में खट रहा है, क्या कभी उसे अपनी तरह नहीं बनाया तुमने? वो बड़े भैया हैं, सीधे साधे। हराम का पैसा घर नहीं टिकता, पर देख मेरा घर तो महल बन गया। आपने कभी अपने भाई से मदद क्यों नहीं मांगी? इतना पैसा है उसके पास। मदद वो नहीं होती जो रिश्तों की लाज उतार दे। और वैसे भी मैं अपने बच्चों को सिखाना चाहता हूं कि पसीने की कमाई में जो मिठास है, वो झूठ के पैसे में नहीं। बाहर सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन मुकेश के माथे का पसीना जैसे उसकी सच्चाई का गाना बन चुका था। वो अपने खेतों की तरफ अपने फसल को देखते जा रहा था। तभी उसका छोटा भाई राकेश रास्ते में मिलता है। भैया अब तो मान जा, ये ज़माना अब ईमानदारी का नहीं रहा। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे की बारिश है, और तू फटे कपड़े, सूखी थाली, तपती दोपहरी में काम करता रहता है। तेरे पास सब है छोटे, बस एक चीज नहीं है, शांति। तू अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है? कि झूठ बोलो, मिलावट करो और अमीर बनो। देख, लेना पैसा मिट्टी जैसा है, जब तक ऊपर है तब तक सर ऊंचा, और जब गहरा कीचड़ बना देगा। अगली सुबह मुकेश अकेला खेत के बीचों बीच एक फावड़ा लेकर कुएं की खुदाई में जुट जाता है। हर चोट के साथ मिट्टी उड़ती है और उसके माथे पर पसीने की धार तेज होती जा रही थी। वो मन ही मन में बोलता है, अगर उस साल भी बारिश कम हुई तो फसल बर्बाद हो जाएंगे। कुआं खोदूंगा, चाहे जान चली जाए। दोपहर का समय है। पास से एक चरवाहा गुजरता है, जो मुकेश की हालत देखता है। इरे भैया, ये क्या कर रहे हो? सूरज सर पर है और आप अकेले खुदाई कर रहे हो। कम से कम कुछ खा पी तो लो। भाई, हर मिनट कीमती है। अगर ये कुआं ना बना तो खेत मर जाएगा, और साथ में हम भी। चरवाहा सर हिलाकर चला जाता है। कुछ देर बाद मुकेश की चाल लड़खड़ाने लगती है। कुछ घंटे बाद मुकेश धूप में बेहोश हो चुका है। उसका शरीर तप रहा है, होंठ सूख गए हैं। फावड़ा पास पड़ा है। मीना खेत के पास आती है, हाथ में पानी की बोतल लेकर। मुकेश जी, आँख खोलिए, देखिए मैं आई हूँ। आपने वादा किया था, छोटू को पढ़ाना है ना, उठिए ना। मुकेश की सांसें धीमी हो गई हैं। वो एक बार आँख खोलता है। मीना कुआं बनाना है, छोटू भूखा न रहे। मुकेश की आंखें बंद हो जाती है। उसकी सांसें थम जाती हैं।
मीना की चीख आसमान में गूंज जाती है। उठिए ना, कुछ नहीं चाहिए हमें, बस आप चाहिए। घर चलिए, मैं सब संभाल लूँगी। एक हफ्ते बाद मीना की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो एक कोने में बैठी थी। गहरा सुनाटा उसके चारों ओर बसा था। उस घर में अब वो आवाज़ें नहीं गूंजती थी जो मुकेश के होने का एहसास करवाती थी। बेटे की छोटी छोटी बातें अब मीना के दिल को जल्दी कर देती थी। मुकेश जी, आपकी मौत इस कुएं की खुदाई करने की वजह से हुई है। मैं इसे पूरा करके रहूंगी। अगली सुबह मीना ने फावड़ा उठाया और कुएं की तरफ चल दिया और फिर अधूरे कुएं को खोदना चालू कर दिया। कई दिनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई और आखिरकार उस कुएं से पानी आने लगा। ये देखकर गांव वाले दंग रह गए। अब मुकेश के भाई राकेश के दिल में उस कुएं को देखकर लालच आ गया। गायत्री, पानी की समस्या अब बढ़ती जा रही है। सारे तालाब कुएं अब सूख चुके हैं। गांव वाले अब पानी के लिए तरसने लगे हैं। अगर मैं पानी का व्यापार करने लगूं तो मेरी अच्छी कमाई होने लगेगी। पर आप पानी का व्यापार कैसे करोगे जी? पानी तो कहीं पर भी नहीं है। दूर दूर तक कुएं तालाब सूख गए हैं। अरे मूर्ख गायत्री, तुम्हें क्या पता नहीं है? मीना भाभी ने कुएं की खुदाई की है और उसमें पानी भी निकल आया है। अब देखो मैं कैसे पानी का व्यापार करता हूँ। भाभी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मुझे ये बात करते हुए खुद ही खराब लग रहा है। वो कुएं वाली जो खेत है, वो खेत बाबूजी मेरे नाम पर करके गए थे। शायद भैया ने आपको नहीं बताया होगा। राकेश जी, अगर वो ज़मीन आपकी थी तो बंटवारे में आपने वो ज़मीन क्यों नहीं लिया? और मुकेश ने मुझे इस ज़मीन के बारे में कुछ बताया भी नहीं था। मुझे भरोसा नहीं है कि वो ज़मीन आपका है। देखिए मीना भाभी, भैया का गरीबी भरा जीवन देखकर मैंने वो ज़मीन भैया को रखने के लिए दी थी, पर अब वो ज़मीन मुझे लेना पड़ेगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं कागज़ अपने साथ लेकर आया हूँ, देख लीजिए। मैं तो इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर मैं ये कागज़ आज रख लेती हूँ और कल सुबह ही मैं मुखिया जी के पास जाऊँगी और इस कागज़ को दिखाऊँगी। ठीक है मीना भाभी, जैसी आपकी इच्छा। और अगली सुबह होते ही मीना कागज़ को लेकर मुखिया जी के पास जाती है, पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मुखिया जी ने भी राकेश से पैसे लिए हुए थे। मुखिया जी, ये कागज़ देखकर बताइए कि इस कागज़ पर क्या लिखा है। मीना, इस कागज़ पर लिखा है कि जिस खेत में तुमने कुएं की खुदाई की है वो खेत राकेश का है। मीना बड़े उदास मन से वो कागज़ लेकर घर आ जाती है और आंखों में आंसू भरे अपनी मेहनत वाले कुएं राकेश के हवाले कर देती है। और इधर राकेश खुशी खुशी वो पेपर लेकर घर आ जाता है। अब देखो गायत्री, मैं पानी का व्यापार कैसे करता हूँ। गांव वाले पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। मेरे जैसे को कहते हैं दिमाग वाला। दिमाग वाला नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं बेईमान वाला। ज़्यादा अपने आप को होशियार मत समझो। आज जो तुम ये चमचमाती साड़ी पहन कर और होंठों पर लाली लगा रखी है, वो सब इस पैसे की वजह से है। राकेश अपने नौकरों से कहकर गांव में ये बात फैला देता है। सुनो गांव वालों, आप लोगों की पानी की समस्या राकेश भैया ने ख़त्म कर दी है। अब पानी जिसको भी चाहिए और वो राकेश भैया के कुएं से ले जा सकता है। पैसे दे जाओ और पानी ले जाओ। अरे ये तो वही कुआं है ना जो मीना ने खोदा था। हाँ भाई, उसी का है। उस बेचारी ने तो महीना भर अकेले मेहनत करके कुआं खोदा था। जब उसका पति मरा था तब मीना ने हिम्मत नहीं हारी।
खुद मिट्टी ढोई, खुद पत्थर हटाए, तब जाकर पानी निकला। अब ये राकेश कैसे मालिक बन गया? जब ये बात मीना के कानों तक पहुंचती है तो मीना को ये सोचकर तकलीफ हो रही थी कि उसने जिस कुएं को खून पसीने से खोदा था, अब कोई और इससे दौलत कमाने का जरिया बना रहा है। पानी ले जाओ भाई, 10 रुपए में 30 लीटर पानी ले जाओ। पैसे दो, पानी लो, वरना प्यासे रहो। गांव वालों के पास कोई और चारा नहीं था। खेत सूख रहे थे, मवेशी प्यासी निगाहों से देख रहे थे और लोगों की मजबूरी राकेश की जेब भर रही थी। और इस बीच एक दिन गांव में एक बूढ़े थके हुए साधु बाबा आए। उनके गले में माला, कमर में झूला और पाँव में पिट्ठे हुए चप्पल थे। माथे पर पसीना और आंखों में तेज धार, चेहरा पसीने और थकावट से ढका हुआ। बाबा सीधा राकेश के कुएं के पास पहुंचे। बेटा, बड़ी प्यास लगी है, एक लोटा पानी दे दो, ऊपर वाला तेरा भला करेगा। बाबा, यहाँ पानी मुफ्त नहीं मिलता, 10 रुपए दो और पानी ले जाओ। मेरे पास कुछ नहीं है बेटा, बस एक लोटा पानी चाहिए। तू जा बाबा यहाँ से गा, बिना पैसों के पानी नहीं मिलेगा, यहाँ दया धर्म नहीं चलना। बाबा का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप वहाँ से चले गए। फिर वो अगले घर पहुँचे। बहन, एक लोटा पानी दे दो, बड़ी प्यास लगी है। माफ़ करना बाबा, अब तो हम खुद खरीद कर पीते हैं, तुम्हें कैसे दें। बाबा और आगे बढ़े। तीसरे घर गए, वहाँ भी वही जवाब मिला, पैसे दो, पानी लो। थके हुए कंधों और टूटी हुई उम्मीदों के साथ बाबा अब गांव के सबसे गरीब घर की ओर बढ़े। वो था मीना का घर। उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन दिल सोने जैसा था। बेटी, एक लोटा पानी मिलेगा, बहुत प्यासा हूँ। मीना ने बिना एक शब्द बोले अपनी टूटी बाल्टी उठाई, घर के कोने में रखे घड़े से आखिरी पानी लाकर बाबा के सामने रख दिया। बाबा, ये लीजिए, हमारे पास बहुत नहीं है, लेकिन जो है वो आपका है। बाबा ने कांपते हाथों से पानी पिया और आंखें बंद करके आकाश की ओर देखा। बाबा थोड़ी देर आंखें बंद करके कुछ मंत्र कहते हैं, फिर अपना झूला खोलते हैं। झूले से एक छोटा मिट्टी का मटका बाहर निकालते हैं। बेटी मीना, तूने सच्चे दिल से एक प्यासे की मदद की है। ये मटका मैं तुम्हें दे रहा हूँ। नहीं बाबा, मुझे ये मटका नहीं चाहिए। मैं ये मटका रखकर क्या करूँगी? घर में कुछ सामान नहीं है, तो ये खाली पड़ा रहेगा। बेटी, ये मटका सबको नहीं मिलता। जो ईमानदार हो और दूसरों की भलाई करता है, उसे ही मिलता है। ये साधारण मटका नहीं है। इससे जो भी मांगोगी सच्चे दिल से, वो ही मिलेगा। पानी, दूध, घी, जो भी, पर ध्यान रखना, जब मांगना पूरा हो जाए तो इस लाल कपड़े से मटके को ढक देना, तब ये रुक जाएगा, वरना ये मटका कभी नहीं रुकेगा। मीना ने मटके को अपने पास रख लिया। इतना कहकर बाबा आंखों से ओझल हो जाते हैं। अगली सुबह मीना घबराते हुए मटके को देखती है, फिर हिम्मत करके कहती है, मटका मटका, एक लोटा पानी दे दो। अचानक मटके के अंदर से छुट छुट की आवाज़ आती है और मटका पानी से भर जाता है। मीना की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती हैं। अब ढक देती हूँ, बाबा ने यही कहा था। वो लाल कपड़ा मटके पर रख देती है। मटका शांत हो जाता है। अब रोज़ मीना ज़रूरत के तहत सब कुछ मांगती है। दूध, आटा, दाल और मटका हर बार उसे वही देता। गांव वाले धीरे धीरे जानने लगते हैं कि मीना के घर पर कुछ चमत्कार हो रहा है, पर मीना उसे छुपा कर रखती है, किसी को बताती नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा था उसका इस्तेमाल ज़रूरत के लिए करना, दिखावे के लिए नहीं।
कुछ महीने बाद अब मीना का घर पहले जैसा नहीं रहा। टूटे फूटे आंगन की जगह अब पक्की ईंटों की फर्श है। जहाँ पहले एक खाली कोना था, अब वही एक बड़ी सी राशन की दुकान है। आटा, चावल, घी, मसाले सब। गांव वाले अब लाइन लगाकर आते हैं। बहन, जो सामान तुम देती हो वो तो सेठ की दुकान से भी सस्ता है। बहन, तुम्हारे पति बहुत ही ईमानदार इंसान थे और तुम्हारा देवर राकेश उतना ही बेईमान। इसलिए देख लो, राकेश का व्यापार ठप हो गया। बेईमानी का फल जरूर मिलता है और ईमानदारी का फल में देर है लेकिन अंधेर नहीं। ये सब औरतों की बातें खड़ा होकर राकेश सुन रहा था। आजकल मीना भाभी के चर्चे हो रहे हैं और मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। क्यों ना मैं मीना भाभी की दुकान में आग लगा दूं। ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। उसी रात मीना की दुकान में राकेश आग लगा देता है और घर में चुपचाप जाकर सो जाता है। सुबह होते ही गांव में पूरा कहर मच जाता है कि मीना की दुकान में आग लग गई है और सब कुछ जलकर राख हो गया है। जब मीना को इस बात की खबर मिली तो मीना बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई। तभी वो इस मटके के पास आंखों में आंसू लिए बैठ गई। मटका मटका 2 बोरी चावल दे दो। और मटके से राशन मांगकर फिर से अपना व्यापार को चालू किया, एक नई उम्मीद के साथ। मीना की तुरंत दोबारा से दुकान खुलने की बात ने राकेश को अंदर से झुंझोड़ कर रख दिया और वो मन ही मन में सोचने लगा, अब तो और भी गांव वाले मुझे ताना देंगे। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। आखिर ये मीना भाभी ऐसा क्या करती हैं। रात के समय राकेश मीना के घर की खिड़की से झांकता है। अंदर मीना गड़े के सामने बैठी है। मटका मटका 2 बोरी चावल दे दो। मटके से बोरी भर चावल निकलता है। राकेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैं भी कितना मूर्ख था। मुझे जड़ तक पहुंचना था और मैं सिर्फ ऊपर ही देखकर दुकान पर जला डाला। जड़ तो ये मटका है। तो राज इस मटके में है। जो मांगो वो देता है। अभी मटका मेरा होगा। अब देखो असली बादशाह कौन बनता है। राकेश खिड़की से आता है और मीना के आंगन में चुपके से मटका चुरा लेता है। राकेश मटका लेकर घर पहुंचता है और अपनी पत्नी और बेटे को जगाता है। जल्दी उठो, अब हमें इस गांव से जाना है। हमारे पास बिना मेहनत किए अब सब कुछ होगा। ये देखो मटका। अरे ये मटका लेकर क्या करोगे? अचार डालोगे क्या? अरे इतनी रात में कहाँ लेकर जा रहे हो? पहले मुझे बता भी दो कि बात क्या है। अरे पगली, पहले चलो मेरे साथ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। राकेश पत्नी और बेटा नाव में बैठते हैं। मटका उनके पास रखा है। नाव धीरे धीरे बह रही है और दूसरी तरफ एक नया गांव दिखाई दे रहा है। राकेश बैठे बैठे सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। जी, सच में इस मटके से सब कुछ मिलेगा? बोरी। हाँ देखो, अभी मटका 5 बोरी चावल। मटके से चावल निकलने लगते हैं। अब चावल से नाव भरने लगता है। तभी पत्नी बोलती है, अरे अब तो नाव बारी हो रही है। राकेश बंद करो इसे, बहुत हो गया, पानी अंदर आ रहा है। मटका नहीं रुकता क्योंकि उसे लाल कपड़े से ढका नहीं था और नाव डूबने लगी। राकेश और उसका परिवार पानी में डूबते दिखने लगते हैं। राकेश के लालच की वजह से उसे और उसके परिवार को जान गंवानी पड़ी। मीना मेहनती और ईमानदार थी। भले ही मटका अब उसके पास नहीं था, लेकिन आज तक मटके ने जो भी दिया था, मीना ने अपनी मेहनत से उसे दुगना कर दिया था और खुशी से जीने लगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है।